मैं पूर्ण सर आज क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चौथे चैप्टर कार्बनिक रसायन का चौथा वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। तो पूर्व के वीडियो में आपने देखा था कि जो बंध बनता है वह कौन कौन सा बंध था और उनकी अवस्थाएं कितने तरह से प्रदर्शित की जा सकती थी। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है, यानी उनका तुलना करेंगे, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पाते हैं कि सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन उपस्थित होता है और अकार्बनिक में कार्बन की उपस्थिति का कोई निश्चित नहीं होता कि उसमें कार्बन ही उपस्थित हो। दूसरा क्या है आपका कि यह कार्बन जीवधारियों में प्राप्त होता है, यानी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं केवल जीवधारियों में होते हैं और अकार्बनिक में जो यौगिक है उसमें वह जो प्राप्ति होती है वह केवल निर्जीव वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होती है। अब कार्बनिक पदार्थों में जो होता है कि इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थों में, एक मिनट फिर से देखेंगे कि कार्बनिक पदार्थों में जो क्वथनांक एवं गलनांक होता है वह निम्न स्तर का होता है और अकार्बनिक में उच्च क्वथनांक और गलनांक पाया जाता है। अगला है सहसंयोजक यौगिक, यानी इसमें आप देखते हैं कि जो श्रृंखलन की इसमें जो गुण है, विशेष गुण है, जो कार्बन कार्बन पदार्थ तत्व आपस में मिल करके सहसंयोजक बंध द्वारा अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है, तो यह श्रृंखलन के द्वारा इनकी श्रृंखला अधिक हो जाती है, इनके तत्व अधिक हो जाते हैं। जबकि अकार्बनिक में वैद्युत संयोजक यौगिक अर्थात इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा जो वो बनता है उसको हम वैद्युत संयोजक यौगिक कर लेते हैं। पांचवें पद आप देखेंगे कि यह कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में जब आप कार्बनिक में जाएंगे तो यह जल में विलेय होते हैं और कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं। अगला आपका है कि वाष्पशील होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वाष्पशील होते हैं और यह विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि अकार्बनिक में जब जाएंगे तो यह अवाष्पशील होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला है कि विलयन में आयनित नहीं होते, यानी कार्बनिक पदार्थ जो भी होते हैं वह विलयन में घोलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते और यह अकार्बनिक पदार्थ में जब अकार्बनिक पदार्थ को हम विलयन में घोलते हैं तो वह आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और दूसरा आपका अगला है कि कार्बनिक पदार्थों की जो संरचना होती है वह जटिल होती है तथा इसका अणुभार उच्च होता है, जबकि आप देखेंगे कि अकार्बनिक पदार्थों में उनकी जो संरचना होती है वह कम जटिल होती है और उसके जो अणुभार होते हैं वह कार्बनिक पदार्थों की तुलना में निम्न होते हैं। उसके बाद आणविक, इसमें कार्बनिक पदार्थों में आणविक यह अपना क्रिया दर्शाता है और इसकी अब क्रिया जो होती है वो मंद होती है तथा यह समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता एक बार फिर देखेंगे कि यह क्या है। तो आपको बताया गया था कि इसकी अणु संरचना यानी आणविक संरचना, आणविक सूत्र इसका समान होता है, जबकि इसके जो भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये आपका समावयवता का प्रदर्शन हो गया। अगला आपका है यह सजातीय श्रेणी प्रदर्शित करता है, यानी एक ही जो कार्बन में रहेंगे तो एक ही तत्व अगर रहेंगे तो जो एक तरह से कल जो समावयवी यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं, वह हाइड्रोजन को विस्थापित करके या किसी अन्य तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, यानी उनमें जो क्रियात्मक समूह होता है वह एक होता है, एक तरह से यह समझ लीजिए। तो अब इसका अकार्बनिक जब देखेंगे तो यह आयनिक व तीव्र अभिक्रिया, यानी जो कार्बनिक में हमने देखे आणविक क्रिया, तो इसमें होता है आयनिक क्रिया, आयनों के द्वारा होता है और इसमें मंद अभिक्रिया होती है और इसमें तीव्र अभिक्रिया होती है। दूसरा क्या है
यह समावता प्रदर्शित करता है और यह उप सह संयोजक यौगिक के द्वारा समावता का प्रदर्शन करता है तथा सजातीय श्रेणी अकार्बनिक पदार्थों में नहीं पाई जाती है। जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की तुलना का अध्ययन किया है, इसमें आप अब कार्बनिक यौगिकों की संरचना की विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक आपका होता है वह दो दो समूहों से मिलकर बना होता है। पहले को कहते हैं एल्किल समूह और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जो भी आप चाहें उदाहरण के रूप में आपको मिल सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे आपने CH3OH, जो भी आप चाहें उसको आप ले सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि CH3 आपका एल्किल समूह हो गया और OH जो होता है आपका क्रियात्मक समूह हो गया। अब यह मूलक क्या है, एल्किल समूह या एल्किल मूलक क्या है, पहले हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप मूलक देखिए, मूलक क्या है। तो आवेश युक्त जो आप देखते हैं, जो भी तत्व के परमाणु होते हैं जो आवेश युक्त होते हैं उसी को हम मूलक कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? मूलक। ठीक है, आवेश युक्त जो तत्व के परमाणु होते हैं उसी को हम मूलक कह लेते हैं, उसी को आयन कह लेते हैं। और यह मूलक दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक अम्लीय मूलक होता है और दूसरा क्षारीय मूलक होता है। तो जो ये अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की व्यवस्था आप देखेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो अब यह एल्किल मूलक कहाँ से आया, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो एल्केन का नाम आप सुने होंगे, जो कार्बनिक रसायन में आता है। कार्बनिक का मुख्य तत्व होता है एल्केन। एल्केन का सूत्र जो होता है ये होता है CnH2n और +2। यह हो गया एल्केन। अब इस एल्केन में से अगर आप जानते हैं जो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयुक्त रूप से जो तत्व पदार्थ मिलता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व उसमें मिले रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और इसके बाद जो एल्किल समूह मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? अब इसको एरिल कह लीजिए या YEL हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक तत्व है CH4। अब देखेंगे कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 1 है। तो कार्बन की संख्या अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो इसका हो गया 2 × 1 यानी 2। ठीक है, 2 × 1 बराबर 2 और +2 यानी 4, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन की संख्या 4। इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जा रहा है? CH3। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, या मेथेन है, मेथेन। और मेथेन में से जब आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया? मेथिल। तो YL जो जोड़ देंगे, YL इल कह लेंगे। यह हो गया एलोफैटिक कार्बन में। यह एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दिए और तो ये जो आपका नया ग्रुप बनेगा, नया समूह बनेगा, उसे हम कहेंगे मेथिल ग्रुप। ठीक है, और जब एरोफैटिक में जब आएंगे तो उसमें से अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो वो क्या बनेगा? एरिल बनेगा। ARYL, एरिल। यानी जब आप किसी भी तत्व में से, यानी मेथेन एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो वह क्या मिला आपको? मेथिल मिलेगा। एरोफैटिक में जाएंगे तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो एरिल बनेगा। तो ये आपका हो गया पहला कि एल्किल मूलक क्या है। एल्किल मूलक आपने देख लिया क्या चीज है? तो संतृप्त एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन आप निकालते हैं तो जो प्राप्त नया मूलक होता है वह इल के नाम से जाना जाता है। जैसे मेथेन में AN को हटा करके YL जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथिल। तो ये आपका मेथिल हो गया। ठीक है, अब इसमें अब थोड़ा सा और क्रियात्मक समूह क्या है? तो यह जो मेथिल है, यह ग्रुप आपका जो उसके भौतिक गुण है,
यानी मेथेन के जो भौतिक गुण है उनको ये डिस्टर्ब करता है, प्रभावित करता है। जैसे क्वथन, गलन यानी गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, और उसका वाष्पन हो गया, अणुभार हो गया, ये सब इसको प्रभावित करता है। और क्रियात्मक समूह क्या है, तो देखिए लिखा गया क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिस पर यौगिक की लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं निर्भर करती हैं, वह क्रियात्मक समूह कहलाता है। निर्भर करती है वह क्रियात्मक समूह कहलाता है। अर्थात यह जो है आपका भौतिक परिवर्तन को प्रभावित करता है और ये रासायनिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। जैसे एक हम आपको दे रहे हैं उदाहरण, देख लीजिए CH3OH। आगे बढ़ते हैं, दूसरा C2H5OH। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए C2H5OH में अब क्रियात्मक समूह आपका क्या हो गया, OH। क्या हो गया, OH हो गया। और मूलक कौन सा हो गया, C2H5। अगर इसमें हमें एक हाइड्रोजन जो होता है, अब एथेन इसका नाम है C2H6। इसको हम कहते हैं मेथेन के बाद एथेन आता है। देखिए ये भी एल्केन का है, इसमें माने कार्बन का संख्या 2 हो गया। तो जब कार्बन की संख्या 2 हो गई तो 2 गुणे 2 बराबर 4 और प्लस 2, 4 2 6, तो ये हो गया। अब इसमें से आपने एक हाइड्रोजन जो विस्थापित किया निकाला, तो ये बन गया क्या चीज, C2H5। लेकिन जब ये तो हो गया एथिल, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन निकलता है तो इसका स्थान लेने के लिए एक क्रियात्मक समूह आपका OH यहाँ पर आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और ये बना लेता है क्या, एथिल एल्कोहल C2H5OH। क्योंकि OH का ऑल होता है, इसको जब जोड़ते हैं तो इसमें ऑल होता है, तो एथेन, ठीक है। अब IUPAC नाम जाएंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। एथेन में हम क्या जोड़ते हैं, ऑल, ठीक है। तो ए हो जाएगा, एथेनॉल होता है, ये आपका IUPAC नाम है। लेकिन जो आपका सामान्य जो नाम है उसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। शेष अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे।